JPG full screen. Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. Audio video is clear. So the last class we have completed the discussion of ingredients of concrete. Sorry, cement चल रहा था अभी तो concrete कहाँ से है? तो लास्ट क्लास में हमने इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट की डिस्कशन पूरी कर ली थी. उसके बाद हम बात कर रहे थे वी हैव एंटर्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के आपको 3 बेसिक ऑपरेशन बता दिए थे. फर्स्ट विल बी मिक्सिंग, उसके बाद दूसरा होगा बर्निंग, तीसरा होगा हमारा ग्राइंडिंग, थर्ड ऑपरेशन विल बी ग्राइंडिंग. फिर हमने बोला मैन्युफैक्चरिंग करने के 2 प्रोसेस है हमारे पास. देयर आर 2 ऑफ द मेथड्स अवेलेबल इन ऑर्डर टू कैरी आउट द मैन्युफैक्चरिंग. एक हमारे पास ड्राई प्रोसेस है और दूसरा हमारे पास वेट प्रोसेस है. अब ड्राई और वेट प्रोसेस को डिस्कस कर रहा था हमें, तो 2-3 लोगों ने पिक्चर शेयर करी है, उसको उठा लेते. सो ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस. तो फर्स्ट ऑफ द प्रोसेस अवेलेबल, पहला जो प्रोसेस अवेलेबल है हमारे पास टर्म्ड एज ड्राई प्रोसेस. सीरीज क्रशिंग, फाइन ग्राइंडिंग, स्टोरेज. ठीक है. The first of the method available in order to carry out the manufacturing of the cement, पहला जो मेथड अवेलेबल है वो है हमारा ड्राई प्रोसेस. अब इसमें विजुअलाइजेशन क्लियर है, जूम कर दिया पूरा इसको, विदिंग फुल्ली जूम तो साफ साफ दिख रहा है. तो पहला जो प्रोसेस अवेलेबल है उसको मैंने बोला ड्राई प्रोसेस. मैं इस पूरे फ्लो चार्ट को बनाता, वेस्टेज ऑफ टाइम होती है, इसलिए आपसे डायरेक्टली मंगा लिया. चलो देखो क्या करते हैं इसके अंदर. व्हाट डू वी डू इन ड्राई प्रोसेस? वी हैव कैल्शियस कंपाउंड, वी हैव आर्जिलेशियस कंपाउंड. दोनों के बारे में डिस्कशन कर रखा है. कोई सा भी एक कैल्शियस कंपाउंड उठाएंगे, कोई सा भी एक आर्जिलेशियस कंपाउंड उठा लेंगे. दोनों की क्रशिंग करेंगे. क्रशिंग क्यों करेंगे? लम्प्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. लम्प्स होता है पत्थर की तरह होता है, तो उसको रिड्यूस किया जाता है. क्रशिंग करी, क्रशिंग करने के बाद फाइन ग्राइंडिंग करी. ग्राइंडिंग है किसके अंदर? ट्यूब मिल और बॉल मिल के अंदर. एक बार जरा ट्यूब मिल बॉल मिल की पिक्चर भी दिखा देना. तो क्रशिंग करी, साइज रिड्यूस किया, और साइज रिड्यूस करने के लिए फाइन ग्राइंडिंग कर दी, स्टोर कर दिया अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर. तो पहला बेसिक ऑपरेशन क्या था हमारा? व्हाट वाज द फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन? मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट इन करेक्टेड प्रोपोर्शन. मिक्सिंग कर रही थी इंग्रेडिएंट की, ये मिक्सिंग करी है. तो मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट इन करेक्टेड प्रोपोर्शन. कौन सी प्रोपोर्शन? वो प्रोपोर्शन आपको पीछे बता रखी थी पहले लेक्चर के अंदर. क्लियर है? मिक्सिंग करी प्रोपोर्शन की, स्टोरेज करी, स्टोर कर दिया आपने रॉ मिक्स को. दूसरा ऑपरेशन क्या था हमारा? द सेकंड बेसिक ऑपरेशन वाज व्हाट? बर्निंग. द सेकंड बेसिक ऑपरेशन वाज इन्वॉल्व टर्म्ड एज व्हाट? दूसरी बेसिक ऑपरेशन को क्या बोलते थे? बर्निंग बोलते थे. बर्निंग कहाँ की जाती है? बर्निंग की जाती है रोटेटरी क्लीन के अंदर. एक बार जरा इस रोटेटरी क्लीन की पिक्चर भी भेज देना. शो दी पिक्चर ऑफ दिस रोटेटरी क्लीन, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि भैया क्लीन क्या होती है. भट्टी होती है ये जो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही होती है, जस्ट कंटिन्यूअसली रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस, देयरबाय इट इज टर्म्ड एज रोटेटरी क्लीन. यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है ये भी इनकम्प्लीट बना के दिया हुआ है. इससे पहले भी एक ऑपरेशन है भैया, ये कंप्लीट नहीं है, किसने भेजा है ये? फिर बोलोगे सर फेड टू रोटेटरी क्लीन कौन सा प्रोसेस है? ये भी वेट प्रोसेस है. ड्राई प्रोसेस में एक ऑपरेशन मिसिंग है इसके अंदर. वन ऑफ द ऑपरेशन इज मिसिंग. ये है ड्राई प्रोसेस. अब जिसने भी भेजा है इसको हटा देना, जिसने भी भेजा हुआ है उसको हटा देना भैया, ये इनकम्प्लीट है. तो दूसरा यूज कर रहा हूं मैं. तो एक स्टेप मिसिंग था इसके अंदर, वन ऑफ द स्टेप वाज मिसिंग. तो जो स्टेप मिसिंग था वो उसके अंदर अवेलेबल है, इसको देख सकते हो आप. तो हमने मिक्सिंग कर दी करेक्टेड प्रोपोर्शन के अंदर. पहला ऑपरेशन हमारा यही था. सो फर्स्ट ऑफ द ऑपरेशन वाज दिस ओनली. सो ड्राई प्रोसेस पहला बेसिक ऑपरेशन यही था, मिक्सिंग इन करेक्टेड प्रोपोर्शन. तो मिक्सिंग करी करेक्टेड प्रोपोर्शन के अंदर. स्टोरेज से पहले क्या कर रखा है? प्री हीटिंग एट 800 डिग्री सेल्सियस बाय एग्जॉस्ट गैसेस. प्री हीटिंग. अब ये प्री हीटिंग का कंसेप्ट क्या है वो भी आगे समझाता हूं मैं. स्टोर करने के बाद मिक्स को आपने भेज दिया रोटेटरी क्लीन के अंदर. रोटेटरी क्लीन के अंदर बर्निंग होती है, ये हमारा दूसरा बेसिक ऑपरेशन है. बर्निंग कितने टेम्परेचर पे होती है? बर्निंग इज कैरिड आउट एट द टेम्परेचर ऑफ 1400 टू 1600 डिग्री सेल्सियस. तो बर्निंग होती है 1400 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस पे. यहीं पर ही लाइम और सिलिका आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं. During this operation only, lime and silica fuse with each other, leading to the formation of complex chemical compound known as Vogt compound. उनको फ्यूज होने में हेल्प कौन करता है? आयरन और मैग्नीशिया हेल्प करती है.
इसलिए हमने बोला था कि आयरन और मैग्नीशिया भी इनडायरेक्टली क्या इम्पार्ट कराते हैं, स्ट्रेंथ इम्पार्ट कराते हैं। अब जब आप बर्न कर रहे हो सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स को, कैल्सेरियस कंपाउंड्स, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स को, बर्निंग के टाइम पे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, उनका टेम्परेचर भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। पहला ऑप्शन, इन गैसेस को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिलीज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या किया मैंने, इन्हीं गैसेस को उठाया और ले गए प्री हीटिंग कराने के लिए। सो सेम गैसेस आर बीइंग यूज्ड फॉर प्री हीटिंग। तो इन्हीं गैसेस को उठाया और प्री हीटिंग के लिए मैंने यूज कर लिया। लो, अब मैंने एरो पूरा बना दिया ये। तो कहने का मतलब है, ये जो प्री हीटिंग के लिए एग्जॉस्ट गैस यूज कर रहे हो, कहां से आ रही है प्री हीटिंग के लिए जो एग्जॉस्ट गैस यूज कर रहे हो? So for preheating, the gases which are required are being produced during the burning operation only. ये गैसेस बर्निंग के टाइम पे प्रोड्यूस हो रही है। तो कहने का मतलब है, इन गैसेस को भी वेस्ट नहीं करते हैं, गैस से हमारा कोई काम नहीं है, उसके अंदर जो हीट एनर्जी है उससे हमारा काम है। तो इन गैसेस को हमने यूज किया, जो अगला लॉट है उसकी प्री हीटिंग के लिए। प्री हीटिंग करके फायदा क्या हुआ, आपके रॉ इंग्रेडिएंट का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के। क्यों? ये तो वेस्ट मटेरियल था हमारा। तो बर्निंग के टाइम पे आगे जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, इसको पीछे लाके क्या करते हैं, प्री हीटिंग करा देते हैं। तो प्री हीटिंग में क्या तो एडवांटेज है, आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो बर्निंग हो रही है रोटेटरी क्लीन के अंदर, इसी में एल्यूमिना हेल्प करता है हमारी, तो फ्लक्स की तरह काम करता है, देयर बाय हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। तो एल्यूमिना इस स्टेप पे आगे हमारी हेल्प करता है। तो ये जानकारी भी पीछे दे रखी थी। जब आपने बर्निंग करी, सीमेंट के क्लिंकर्स बन गए, क्लिंकर्स ऑफ द सीमेंट आर फॉर्म्ड। तीसरी ऑपरेशन क्या है, ग्राइंडिंग। हमने ग्राइंडिंग कर दी बॉल मिल के अंदर, ताकि उसका साइज रिक्वायर्ड एक्सटेंट तक रिड्यूस हो जाए। कितना रिड्यूस हो गया? 90 माइक्रोन तक। क्लियर चीज? तो ये तीन बेसिक ऑपरेशन है, मिक्सिंग, बर्निंग एंड ग्राइंडिंग। जब सीमेंट के क्लिंकर्स आपने ग्राइंड कर दिए अप टू रिक्वायर्ड एक्सटेंट, इसको आगे स्टोर कर देते हैं सीमेंट साइलो के अंदर, और साइलो के बाद में भेज देते हैं पैकेजिंग प्लांट में। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम जिप्सम को अलग से मिलाते हैं। देखो, जिप्सम अलग से मिला रखा है, जिप्सम इज बीइंग एडेड सेपरेटली। तो कहाँ मिलाया जाता है? जिस समय फाइनल ग्राइंडिंग हो रही होती है, उसी समय जिप्सम मिलाया जाता है। तो यहाँ पर भी जो क्लिंकर्स की टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली इतनी है। इसीलिए जिप्सम क्या कर देता है, अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है, क्योंकि जिस समय इसको मिलाया जाता है उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? Any of you want to refer from this for anyone? अब दो चीजें पूछी थी आपसे, क्या? एक तो मैंने मांगी थी आपसे रोटेटरी क्लीन, और दूसरा आपसे मांगा था ट्यूब मिल बॉल मिल। तो दूसरा ट्यूब मिल बॉल मिल, तो दोनों में से किसी की पिक्चर नहीं आई है एग्जैक्ट पिक्चर, तो वो मैंने छोड़ दिया। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन है, ड्राई प्रोसेस। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल टू कैरी आउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनी? चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, कोई डाउट नहीं है, विल कंटिन्यू। अब बात करते हैं वेट प्रोसेस की। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस देखिए, सो नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन अवेलेबल इज टर्म्ड एज वेट प्रोसेस। रिपीट, वेट प्रोसेस कर तो दिया, रिपीट वेट प्रोसेस। चलो, so next of the method available to carry out the manufacturing of the cement is termed as wet process. Now from the name only the difference can be analyzed. नाम से समझ में आ रहा है भैया, कहीं ना कहीं यहाँ पानी इन्वॉल्व है, there is water involved in this, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ वेट प्रोसेस। अब कहाँ पानी इन्वॉल्व है जरा उसको ढूंढते हैं, where water is involved.
चलिए, तो फर्स्ट कैल्सेरियस मटेरियल उठाया, आर्जिलेशियस मटेरियल उठाया, दोनों के एग्जांपल पता है हमें। जैसे पिछले केस में हमने साइज रिड्यूस करी थी, क्रशिंग करी थी, यहाँ पर भी क्रशिंग करी। पिछले केस में हमने आर्जिलेशियस मटेरियल की क्रशिंग करी थी, इस केस में हम डायरेक्टली इसको भेजते हैं वॉश मिल के अंदर। अब वॉश मिल में एम क्या है हमारा? वॉश मिल में एम है टू ऐड वाटर इन दी आर्जिलेशियस मटेरियल। तो ये दूसरा ऑपरेशन है हमारा वेट प्रोसेस। तो पीछे वाला ड्राई प्रोसेस था, ये वेट प्रोसेस है। तो पानी मिलाया गया, पानी किस यूनिट में मिलाया गया? वॉश मिल के अंदर मिलाया गया। तो the apparatus which is being used for addition of the water into the argillaceous compound is wash mill। दोनों को हमने क्या किया? स्टोर किया। स्टोर करने के बाद दोनों की, पिछली बार दोनों की ग्राइंडिंग अलग अलग हो रही थी ट्यूब मिल बॉल मिल के अंदर, इस बार दोनों की ग्राइंडिंग एक साथ हो रही है। पर ध्यान रखना है, इस बार क्ले में क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है। तो जब आप उसकी ग्राइंडिंग करोगे उसकी पेस्ट बन जाएगी, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द पेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? वेट ग्राइंडिंग मिल टू मेक दी स्लरी। स्लरी का मतलब क्या होता है? स्लरी का मतलब होता है पेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लो, जैसे आटा बनाते हो तो आपने पानी भी मिला दिया साथ में क्ले के अंदर। अब जब आप उसकी मिक्सिंग करोगे क्या बना देगा? वो पेस्ट बना देगा। क्लियर? पहली बेसिक ऑपरेशन क्या थी पीछे में? पहली बेसिक ऑपरेशन थी मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट इन करेक्टेड प्रोपोर्शन। ये मेरी पहली ऑपरेशन है। मिक्सिंग टर्म हम यूज करते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे इंग्रेडिएंट वेट स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेट में है, मैंने मिक्सिंग की जगह क्या बोल दिया? ब्लेंडिंग बोल दिया। तो ये एनालॉगस है किसके? मिक्सिंग के। तो अगर इंग्रेडिएंट मेरे ड्राई स्टेट में होते मैं मिक्सिंग बोलता, मेरे इंग्रेडिएंट्स क्योंकि अभी वेट स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेट में, मैंने नाम क्या बोल दिया? ब्लेंडिंग। तो ये मेरा पहला बेसिक ऑपरेशन है। तो ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी टू करेक्टेड प्रोपोर्शन, पीछे मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट टू करेक्टेड प्रोपोर्शन। तो आ गया एक चेंज यहाँ पे। नेक्स्ट स्टोर किया, पीछे भी स्टोर किया था, पर पीछे स्टोर करने से पहले क्या हुई थी? प्री हीटिंग। वेट प्रोसेस में क्या नहीं होती? कोई प्री हीटिंग नहीं होती, नो प्री हीटिंग इज बीइंग कैरिड आउट। तो ड्राई में प्री हीटिंग कर रहे थे, यहाँ पर कोई प्री हीटिंग नहीं हो रही। तो जैसे ही पता चला यहाँ पे प्री हीटिंग नहीं होती, वहीं से पता चल गया इसका नुकसान क्या है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड? इसकी कॉस्ट क्या मिलेगी आपको? ज्यादा मिलेगी। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। तो ये बात भी समझ में आती है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग किसकी वजह से? सिर्फ फ्यूल की वजह से। ध्यान रखना, मैं ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसमें फ्यूल की कॉस्ट ज्यादा होगी। द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल विल कम आउट टू बी मोर। नेक्स्ट, आपकी जो स्लरी बनी इसको आपने कहाँ भेज दिया? दूसरे बेसिक ऑपरेशन में, बर्निंग के लिए। कहां पर? रोटेटरी क्लेम अंदर बर्न करते हैं, रोटेटरी क्लेम में बर्न कर दिया। तो वही बर्निंग चल रही है यहाँ पे। इस बार जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी। इस बार क्या नहीं कर रहे? प्री हीटिंग नहीं कर रहे। क्या होगा? सीमेंट के क्लिंकर्स बन जाएंगे, सीमेंट क्लिंकर विल बी फॉर्म्ड। तीसरी बेसिक ऑपरेशन क्या है हमारी? ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के टाइम पे क्या मिला देते हैं? जिप्सम मिला देते हैं। तो आगे तीन ऑपरेशन, मिक्सिंग, बर्निंग एंड ग्राइंडिंग। फर्क क्या है? यहाँ पे कोई प्री हीटिंग नहीं करी, नो प्री हीटिंग इज डन। दूसरा, यहाँ पे पानी मिलाया आपने आर्जिलेशियस कंपाउंड्स के अंदर। बर्निंग कितने टेम्परेचर पे हो रखी है? पीछे बता दिया। बर्निंग इज डन एट द टेम्परेचर ऑफ 1400 टू 1600 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पे लाइम और सिलिका आपस में फ्यूज करती है। क्लियर है पूरी कहानी? तो पिछले वाले में किसकी कॉस्ट कम लग रही थी? पिछले वाले में किसकी कॉस्ट कम लग रही थी? फ्यूल की कॉस्ट कम लग रही थी। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है इसमें ग्राइंडिंग की कॉस्ट कम लगेगी आपकी। So here the cost of excavation and the cost of grinding comes out to be less। पिछले वाले केस में ग्राइंडिंग कर रहे थे आप ड्राई स्टेट के अंदर, इस बार ग्राइंडिंग कर रहे हो कौन सी स्टेट में? प्लास्टिक स्टेट के अंदर। तो यहाँ ग्राइंडिंग की कॉस्ट कम निकल के आती है। तो ये वेट प्रोसेस का एडवांटेज होता है। Here the cost of excavating and grinding of the material comes out to be less। क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है वेट स्टेट के अंदर, यहाँ पर जो मेरा मिक्सचर निकल के आता है वो ज्यादा यूनिफॉर्म निकल के आता है। मैं ये बोल रहा हूँ ज्यादा यूनिफॉर्म, इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट टर्म में यूनिफॉर्म है, पिछले वाले से ज्यादा यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर जो पेस्ट बनती है वो पिछले वाले से ज्यादा यूनिफॉर्म है। इसका इंपैक्ट क्या मिला? इसका इंपैक्ट ये मिला कि अगर मैं इस वाले मेथड से 100 बैग बनाऊं और पिछले वाले मेथड से 100 बैग बनाऊं, इन 100 बैगों की क्वालिटी में आपको डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब है यूनिफॉर्मिटी कम मिलेगी। पर इन 100 बैगों की क्वालिटी में आपको डिफरेंस कम मिलेगा, यूनिफॉर्मिटी ज्यादा मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां से अच्छा मिलेगा या यहां से अच्छा मिलेगा। मैंने किसके ऊपर कमेंट किया है? मैंने क्वालिटी के, यूनिफॉर्मिटी के ऊपर कमेंट किया है। मैंने ये नहीं बोला कि इसमें से अच्छी क्वालिटी का सीमेंट मिलेगा या उसमें से अच्छी क्वालिटी का सीमेंट मिलेगा। मैंने बोला है कि जैसा भी सीमेंट आपने बनाया, 100 बैग बनाए, 100 के 100 बैग में ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का सीमेंट,
क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है मिक्सचर के अंदर, पर यहाँ पर वेरिएशन आपको ज्यादा मिलेगी। तो एक और एडवांटेज किसका, वेट प्रोसेस का ड्राई प्रोसेस के ऊपर। क्या एडवांटेज भैया, यूनिफॉर्म क्वालिटी का सीमेंट मिलता है हमें। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है उसके लिए कुछ भी? Any of the point to be referred from this? तो ये डिफरेंसेस बता दिए दोनों के अंदर, डिफरेंसेस बिटवीन वेट एंड ड्राई प्रोसेस। आज के टाइम पे ड्राई प्रोसेस यूज करते हैं, इन टुडेस टाइम वी आर यूजिंग ड्राई प्रोसेस। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ड्राई प्रोसेस में ज्यादा होती है, वेट प्रोसेस की कम होती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ ड्राई प्रोसेस इज मोर, वेट प्रोसेस इज लेस। बेटा डिफरेंस ही बता रहा था अभी पिछले 10 मिनट से मैं, और क्या कर रहा था? अभी डिफरेंस बता के खत्म करें मैंने पॉइंट अपना। तो ये डिफरेंसेस आ गए वेट प्रोसेस ड्राई प्रोसेस के अंदर। अभी देखूं पीछे कोई रोटेटरी क्लेन और वो आ गई है, देखो तो एक रोटेटरी क्लेन भेजी है आपको, वन रोटेटरी क्लेन इज बीइंग शोन टू यू। सी क्लिंकर्स ऑफ द सीमेंट, ये क्लिंकर्स है हमारे सीमेंट के। वेट प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है तो हम लोग ड्राई प्रोसेस क्यों यूज करते हैं? हम ही दोनों बातों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। आपने जो सवाल पूछा उसके दोनों चीजों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ड्राई प्रोसेस हार्ड मटेरियल में बताया अभी मैंने पीछे आपको कि वेट प्रोसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन कम होती है क्योंकि मटेरियल आपका सॉफ्ट मिलेगा, लिक्विड स्टेट के अंदर या प्लास्टिक स्टेट के अंदर। रोटेट क्या है सर? रोटेट क्या है? रोटेटरी मिल है भाई, दिस इज रोटेटरी मिल जिसमें बर्निंग होती है। तो ये रोटेटरी मिल दिखाई है, कंटिन्यूसली रोटेट कर रही होती है, इट रोटेट्स कंटिन्यूसली। ये है इसके अंदर सीमेंट के क्लिंकर्स, ये रोटेटरी मिल के अंदर जाके दिखाया आपको, ये सीमेंट के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, दीज आर दी क्लिंकर्स ऑफ द सीमेंट। और मेरे ख्याल से साइज दिख रही है साफ साफ, और जो सीमेंट फाइनली प्रोड्यूस होता है वो भी आपको साफ साफ देखा हुआ है आपने। इसीलिए इसके बाद क्या की जाती है? ग्राइंडिंग की जाती है। आफ्टर दिस द ग्राइंडिंग इज बीइंग कैरिड आउट। व्हाई वेट प्रोसेस इज ओल्ड, इट गिव्स बेटर रिजल्ट। मैंने कब बोला भाई बेटर रिजल्ट देता है? चुपचाप बैठ के सुनते जाओ मैं जो बोल रहा हूँ, फालतू में दिमाग मत लगाओ अपना। मैंने कब बोल दिया? इस वीडियो को दोबारा चलाना है, शुरू के 15 मिनट सुनना। मैंने कब बोल दिया भैया वेट प्रोसेस बेटर प्रोसेस है? बोला सर व्हाई इट इज बेटर प्रोसेस। चलो तो प्रोसेसेस दोनों बता दिए, दोनों में डिफरेंसेस मेंशन कर लें। तो उसे ये कंटिन्यूएशन में है, इट इज इन कंटिन्यूएशन ओनली। कंटिन्यूएशन इट सेज, पहला पॉइंट, द चीफ एडवांटेज ऑफ द चीफ एडवांटेज ऑफ वेट प्रोसेस, द चीफ एडवांटेज ऑफ वेट प्रोसेस is that it offers low cost of excavation and grinding, low cost of excavation and grinding raw material, as in dry process, as in dry process hard raw materials are utilized. तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो हमारा ये आ गया।
यूनिफॉर्मिटी से बेटर का क्या रिलेशन? वेरियस क्वालिटी ऑफ सीमेंट में डिफरेंस कैसे आता है? वेरियस क्वालिटी ऑफ सीमेंट में डिफरेंस कैसे? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो पहला डिफरेंस तो ये बता दिया. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, next point of reference we can say what? Next point of say, since mixing of the ingredients, mixing of the ingredients in wet process, in wet process, in wet process is more homogeneous, is more homogeneous. Uniform quality, uniform quality, uniform quality of cement is obtained from it. Uniform quality of the cement is obtained from it, is obtained from it. Uniform quality of cement is obtained from it. लो कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन कैसे? आगे पढ़ो, लिखा हुआ है, पूरी लाइन भी पढ़ लो. एक बार एक्सप्लेन कर भी दिया, बाकी लिख भी दिया है. जो बोलता हूँ उसको मेंशन भी करा देता हूँ. थोड़ा लाइन पढ़ो, थोड़ा अपना दिमाग चलाओ और अपने आप रिलेट करके आंसर निकाल लो. वैसे मैंने बता ही दिया पीछे, आई हैव डिस्कस्ड. ऐसा तो है नहीं कुछ लिखा है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया हूँ. एक्सप्लेनेशन के बाद ही लिखता हूँ, पहले लिखता ही नहीं हूँ कुछ. सो यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट. ये तो हमारा हुआ वेट प्रोसेस की कहानी. नेक्स्ट we can say on the other hand, on the other hand, on the other hand, wet process utilizes, wet process utilizes long cleanse, long cleanse and more fuel for burning. जब डिस्कस कर रहा होता हूं तब कहाँ होते हो सारे जने? तब कमेंट पे कमेंट मार रहे होते, तब सुनते नहीं है. जब बात खत्म हो जाती है उसके बाद वापस वही चीज पूछनी होती है. More fuel for burning, so it utilizes long cleanse and more fuel for burning. क्यों? As no preheating is done in this case. तो ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे मैंने. ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड आर मेंशन्ड आल्सो. नोट करो फटाफट, चलो आगे. डन हो गया. बर्निंग टेम्परेचर, हाँ भाई बर्निंग टेम्परेचर सेम है. बर्निंग टेम्परेचर इज सेम. नोटेड. पीछे लो भाई, इधर तो डायग्राम है पीछे. तो नोटेड. तो ये तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो गई सारी, और ये सारा इंग्रेडिएंट्स का फंक्शन हो गया.
So manufacturing and the function of the ingredients are done. ये दोनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए. Now we'll enter into the testing of the cement. Expect a problem from this. एक सवाल आपको जरूर मिलेगा. One of the problem you'll be getting this. So next of the point of reference is testing of cement. Cost, uniformity, difference. बेटा सवाल ऐसे करते हो, मन ही नहीं करता बताने का. बोला कॉस्ट और यूनिफॉर्मिटी में डिफरेंस बता दो. जो सवाल आपने पूछा ना, ये सवाल पढ़ने के बाद मन ही नहीं करेगा किसी को बताने का कि कॉस्ट और यूनिफॉर्मिटी में डिफरेंस पूछ रहा है. इसको मैं समझाने के लिए अगर आपको एक एग्जांपल लूं, आप बोलो सर मेरे को डिफरेंस बता दो सर कार में और पेंसिल में. सर कार और पेंसिल में डिफरेंस बता दो. क्या जवाब दूंगा मैं? कार और पेंसिल में डिफरेंस. अरे पेंसिल और पेन में डिफरेंस पूछो, बता दूंगा. कार में, स्कूटर में, हवाई जहाज में, पानी के जहाज में डिफरेंस पूछो, बता दूंगा. सर कार में और पेन में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस होता है कार और पेन में? बोल रहा कॉस्ट और यूनिफॉर्मिटी में डिफरेंस बताओ. आदमी और जानवर में बताने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ. बताने की, बोलने की जरूरत नहीं है. तुमने तो ऐसा सवाल पूछा जो मेरे को बताना भी नहीं है. ये देखो सब समझ गए. मतलब आंसर देना ही नहीं पड़ा मेरे को अपने मुंह से. अब फिर आगे बोलेगा कोई सर मजाक करते हो आप. अब देखो मजाक तो आप ही कर रहे हो. चलो. So next of the point of reference is testing of cement. अब क्या है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट? फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस भैया टेस्टिंग क्यों करते हैं? व्हाई टू कैरी आउट द टेस्टिंग ऑफ सीमेंट? टेस्ट तो करेंगे, खूब सारे टेस्ट है, एन नंबर ऑफ टेस्ट आर देयर. पर पहला पॉइंट दिमाग में ही आता है भैया टेस्ट क्यों करूं सीमेंट के ऊपर? अब टेस्ट क्यों करें सीमेंट के ऊपर? इन ऑर्डर टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द सीमेंट व्हेन यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पस. In order to check the performance of the cement when used for engineering purpose, we have to perform the test on the cement. कहने का मतलब है जो चीज बोल के आप सीमेंट को यूज कर रहे हो अपने कंस्ट्रक्शन में, जब आप सीमेंट लेके आओगे, जो बेच रहा है सीमेंट को वो बताएगा खूब सारी बातें उसके लिए कि भैया सीमेंट में ये खासियत है, ये खासियत है, ये खासियत है, ये खासियत. जैसे मैं बोल रहा हूँ बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, भैया पता तो करूँ कितनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है. तो जो भी आप इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी बोल रहे हो कि ये सीमेंट पोजेस करता है, एक्चुअली में सीमेंट उस प्रॉपर्टी को पोजेस करता है या नहीं करता, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसकी टेस्टिंग करेंगे. We'll go for the testing of the cement. Clear चीज? So in order to analyze the engineering property of the cement, testing of the cement is being carried out. तो पहले तो आपको पर्पस बता दिया, तो समझा दिया, it is more than sufficient. अब टेस्टिंग भी खूब तरह की है. There are several types of testing which are involved. अब वो क्लासिफाई करने के तरीके भी बहुत सारे होते हैं. जैसे एग्जांपल फील्ड टेस्ट एंड लैब टेस्ट. जो टेस्ट में फील्ड में करूंगा उसे फील्ड टेस्ट बोल दूंगा, जो टेस्ट में लैब में करूंगा उसे लैब टेस्ट बोल दूंगा. दोनों टेस्ट सेम प्रॉपर्टी को निकालने के लिए करते हैं. फिर से पहली चीज दिमाग में आती है, और ये जनरल चीज है इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, तो ये डिस्कस करता भी नहीं मैं, ये आपके इंजीनियरिंग के हर एक टॉपिक में काम आएगी. तो एक प्रॉपर्टी को निकालने का फील्ड टेस्ट भी होगा और उसको निकालने का लैब टेस्ट भी होगा. भैया दो टेस्ट क्यों बना रहे हो? एक से काम चल रहा है जब मेरा. देखो जो टेस्ट फील्ड में है जो टेस्ट फील्ड में आप परफॉर्म कर रहे हो उनको करना बहुत आसान होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. दूसरा, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है. अभी देखना आगे सारी चीजें मिलेंगी आपको. करने में हार्डली मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट लगेंगे. कोई सा भी टेस्ट उठाओ पूरी इंजीनियरिंग का, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट खत्म हो जाएगा जो फील्ड में हो रहा है. पर रिजल्ट समझने में सालों लग जाएंगे और होता है तब भी समझ में नहीं आए. तो करना आसान है, समझना बहुत मुश्किल है. लैब में जस्ट उल्टा, करना बहुत मुश्किल होगा, हालत खराब हो जाएगी टेस्ट करते करते. दूसरा, समझना बड़ा आसान होगा क्योंकि वहां पर एक वैल्यू निकल के आएगी. यू विल गेट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट इंजीनियरिंग वैल्यू, और जैसे वैल्यू मिल जाती है दिमाग क्लिक कर जाता है, हाँ यार इंस्टेंटली कि ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी प्रॉपर्टी की. फील्ड टेस्ट करने के लिए आपको किसी अपैरेटस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. फील्ड टेस्ट करने के लिए कोई अपैरेटस की रिक्वायरमेंट नहीं होगा. आप फील्ड पे गए, आपको एनालाइज करना है कि इसमें ये प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो इंस्टेंटली मुझे वो टेस्ट करना है, तो कोई अपैरेटस नहीं चाहिए होगा मुझे इसके लिए. मैं इस तरीके से फील्ड टेस्ट डिजाइन करता हूं कि बिना किसी अपैरेटस के टेस्ट कर लूं.
इसीलिए कोई वैल्यू नहीं आती है प्रॉपर्टी की। पर लैब में टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको पहले टेस्ट चाहिए होगा, इसलिए दोनों टेस्ट हैंड इन हैंड जाते हैं, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। जो एडवांटेज फील्ड टेस्ट की है वो ड्रॉबैक है लैब टेस्ट की, और जो एडवांटेज लैब टेस्ट की है वो ड्रॉबैक है हमारे फील्ड टेस्ट की। तो इसलिए दोनों टेस्टों को हम एक साथ लेके चलते हैं, हेंस बोथ द टेस्ट आर बीइंग एनालाइज्ड साइमल्टेनियसली। तो एक बेसिक जानकारी दे दी आपको फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट के बारे में, अब बाकी टेस्टिंग तो करते रहेंगे। सो वी कैन से इट इज डन फॉर व्हाट, इट इज डन टू check the engineering properties possessed by the cement। सवाल मिलेंगे इसके ऊपर आपको खूब सारे, इनफैक्ट अभी PYQ करा रहा हूं उसमें सवाल आए भी थे, पूरा टेस्ट ही उठा के दे दिया था एक सवाल में, possessed by the cement। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, these are of two types, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। तो टेस्टिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला हमारा है फील्ड टेस्ट, नाम में लिखा हुआ है दोज टेस्ट व्हिच आर बीइंग परफॉर्म्ड इन द फील्ड, जिसको मैं फील्ड टेस्ट बोल देता हूँ। एक बार सारे फील्ड टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, वी कैन डिस्कस ऑल द फील्ड टेस्ट। जैसे पहला द फर्स्ट ऑफ द फील्ड टेस्ट। अब क्या फर्स्ट ऑफ द फील्ड टेस्ट, द फर्स्ट ऑफ द फील्ड टेस्ट इज द गिवन सैंपल ऑफ द सीमेंट व्हिच इज टू बी टेस्टेड मस्ट पोजेस यूनिफॉर्म ग्रे कलर। जो आपका सैंपल है सीमेंट का जिसके ऊपर आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो उसका कलर यूनिफॉर्म ग्रे होना चाहिए। अब ये टेस्ट करूंगा कैसे, हार्डली मेरे ख्याल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे टेस्ट करने के अंदर। जिस बैग में आपको सीमेंट का कलर पता कर रहे हैं उस बैग को खोलो और देखो, खत्म कहानी। बस टेस्ट कितना आसान है, बस देखना ही तो है आपको, बैग खोल के देख लो। अब बैग खोल के देखने के बाद जो सीमेंट का कलर है उसके बिहाफ पे सीमेंट की प्रॉपर्टी बताना, इसमें आपको सालों लग जाएंगे। अब मैं बोलूं यूनिफॉर्म ग्रे कलर, समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि जब तक कलर देखोगे नहीं और कलर के हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं पता चलेगी आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप कमेंट नहीं कर पाओगे उसके ऊपर। तो वो टाइम के साथ आता है, इट कम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द गिवन सैंपल ऑफ द सीमेंट व्हिच इज टू बी टेस्टेड शुड फील स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन द फिंगर। अब आपने बैग तो खोल ही लिया है, उस सीमेंट के बैग में हाथ डालो, सीमेंट के सैंपल को बाहर निकालो और रब करो अपने फिंगर्स के बीच में। इट शुड फील स्मूथ, इट शुड फील स्मूथ इन बिटवीन द फिंगर। अब ये टेस्ट है, क्या बता रहा है ये मुझे बता रहा है सीमेंट की फाइनेस। इट इज इंडिकेटिंग व्हाट, फाइनेस ऑफ द सीमेंट। फाइनेस ऑफ द सीमेंट कैसे गवर्न करता है, ग्राइंडिंग को। तो ये टेस्ट परफॉर्म करके मैं चेक कर रहा हूं सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। अब क्लास में बैठे बैठे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि सीमेंट को चेक करो वो स्मूथ है या नहीं है, नहीं पता चलेगा। ये तो आपको टेस्ट करके देखना ही पड़ेगा, और आप इस चीज को फील करके ही आइडिया लगा सकते हो कि कितनी फाइनेस पे कितनी ग्राइंडिंग हुई है। ये बोल के बात बताई नहीं जा सकती। तो इसलिए क्या बोला था, समझने में सालों लग जाएंगे आपको। ये टेस्ट आपको बार बार करना पड़ेगा, तब जाके इसका रिजल्ट एनालाइज कर पाओगे। नेक्स्ट, द गिवन सैंपल ऑफ द सीमेंट शुड फील कूल नॉट वार्म। अभी आपने सैंपल को उठाने के लिए हाथ डाला था बैग के अंदर, जब आपने हाथ डाला बैग के अंदर आपको ये सीमेंट का सैंपल ठंडा लगना चाहिए, गर्म नहीं लगना चाहिए। भैया ये क्या चीज है, ये टेस्ट क्या बताता है मुझे, ये टेस्ट मुझे ये बताता है कि सीमेंट में स्टोरेज के टाइम पे ही कोई हाइड्रेशन हुई है या नहीं हुई है, जिसको हम टेक्निकली बोल देते हैं प्री हाइड्रेशन। कहने का मतलब है सीमेंट स्टोरेज के टाइम पे एटमॉस्फेयर में जो पानी है उससे भी रिएक्ट कर जाता है, जिसको हम टेक्निकली बोल देते हैं प्री हाइड्रेशन। मतलब हमारी हाइड्रेशन से पहले ही हाइड्रेशन हो चुकी है, इसका मतलब सीमेंट की क्वालिटी क्या हो गई, डिटोरेट हो गई। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देता हूँ। 50 किलो है आपका सीमेंट का बैग, तो एक बैग के अंदर 50 किलो सीमेंट पड़ा है। आपने सीमेंट को यूज किया 2 महीने बाद, 10 किलो सीमेंट आपका पानी से रिएक्ट कर चुका होगा। तो है तो 50 किलो ही, पर 10 किलो तो पानी से रिएक्ट करके बैठा हुआ है। तो एक्चुअल में आपके काम का सीमेंट कितना है, 40 किलो है। इसका मतलब आपके सीमेंट की क्वालिटी क्या कर गई है, डिटोरेट कर गई है। तो जब सीमेंट पानी से रिएक्ट कर रहा है अपने आप स्टोरेज के टाइम पे, भैया हीट भी रिलीज होगी, क्योंकि हाइड्रेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी वजह से सीमेंट का सैंपल वार्म हो जाता है। तो अगर आपको सीमेंट का सैंपल उठाते हुए गर्म लग रहा है, वहीं से आइडिया लग जाएगा कि भैया अंदर क्या हो चुकी है, प्री हाइड्रेशन हो चुकी है। कितनी हो चुकी है वो एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा, वो मैं बोल के बैठ के नहीं बता सकता आपको। इसीलिए रिस्ट्रिक्शन भी है इंडिया के अंदर कि आप सीमेंट बैग को 90 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 90 दिन से ज्यादा स्टोर किया
उसमें इतनी हाइड्रेशन हो चुकी होती है कि आपको रिक्वायर्ड क्वालिटी का सीमेंट मिलेगा ही नहीं. यू विल नॉट बी एबल टू गेट द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ दिस सीमेंट. क्लियर? डिटोरेट मीन्स रिड्यूस्ड. हाँ, चले आ गया. Next point of reference. The given sample of the cement which is to be tested should be free from the presence of air set lumps. अभी आपने सीमेंट के सैंपल को उठा के फिंगर के बीच में रब किया था. जब रब करोगे उसमें एयर सेट लम्प्स नहीं होने चाहिए. अभी एयर सेट लम्प्स क्या होता है? हाइड्रेशन के टाइम पे ही सीमेंट सेट हो गया. सीमेंट सेट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? लम्प्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. तो जब आप सीमेंट को रब करोगे अपने फिंगर के बीच में, जैसे परफेक्ट एग्जांपल, घर पे आटा है, आटे को उठाना और रब करना, उसके बीच में कंकर मिलेंगे आपको. सेम कहानी यहां पर है. सीमेंट आटे से रिजेंबल कर रहा है और इसमें जो एयर सेट लम्प्स है वो कंकर से रिजेंबल कर रहा है. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सीमेंट का सैंपल उठाओ बैग में से और इसको पानी में फेंक दो. टेक द सैंपल ऑफ द सीमेंट एंड थ्रो इट इन द बकेट ऑफ वाटर. कुछ टाइम तक ये फ्लोट करेगा, उसके बाद ये क्या कर जाएगा? सेटल कर जाएगा. कुछ टाइम तक ये फ्लोट करेगा, उसके बाद ये पार्टिकल क्या कर जाएंगे? सेटल कर जाएंगे. क्यों? सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? व्हाट अबाउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट? 3.15. पानी से 3 गुना भारी है, तो सीमेंट का जो पार्टिकल है 3 गुना भारी है पानी से. क्या हो जाना चाहिए? सेटल हो जाना चाहिए. इट शुड सेटल. तो ये प्रॉपर्टी बता रहा है आपको. अच्छा, ये बता क्या रहा है? ये बता रही है कि आपने सीमेंट के अंदर कोई और मटेरियल तो नहीं मिला रखा. इट मींस इट इज सिग्निफाइंग व्हाट? इट इज सिग्निफाइंग एनी अडल्टरेशन इन दी सीमेंट. तो सीमेंट से मिलता जुलता तो कोई मटेरियल आपने बैग में पैक करके नहीं भेज दिया हमें. ये पता करने के लिए हमें टेस्ट करते हैं. इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट वी सिंपली नीड अ बकेट ऑफ वाटर. बस और कुछ चाहिए नहीं होगा इसमें. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आपने सीमेंट का सैंपल उठाया, उसमें पानी मिलाया, पेस्ट बनी. दैट पेस्ट शुड फील स्टिकी इन बिटवीन योर फिंगर्स. वो जो पेस्ट है वो चिपचिपी होनी चाहिए. क्या बता रहा है? ये उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बता रहा है. इट इज इंडिकेटिंग द बाइंडिंग प्रॉपर्टी. क्लियर चीज? आपने उसी सीमेंट के सैंपल को उठाया, एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखा, एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखा. इस बार अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हैं सीमेंट, उसमें पानी मिलाया. अब इस ग्लास प्लेट को आपने पानी में डाल दिया 24 घंटे के लिए. 24 घंटे बाद आप इस ग्लास प्लेट को बाहर निकालोगे, आपके सीमेंट के सैंपल के ऊपर क्रैक नहीं आने चाहिए. ये क्या बता रहा है? अनसाउंडनेस. क्रैक डेवलप होगा अगर वॉल्यूम चेंज हुए, इफ वॉल्यूम चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. तो अनसाउंडनेस चेक करने के लिए हमने फील्ड में ये तरीका डेवलप कर रखा है. किसी अपैरेटस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. नो अपैरेटस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. और एक स्ट्रेंथ टेस्ट है, वो उसके लिए मुझे डायग्राम चाहिए होगा, वो डायग्राम बना दूंगा. आई शो द डायग्राम ऑफ दैट. ली चैटलेयर कहां से आ गया? लास्ट वाला ये है कि एक ग्लास प्लेट उठाओ, उसके ऊपर सीमेंट का सैंपल रखो, पानी मिलाओ, जो पेस्ट बनेगी उस पेस्ट को पानी में डालो 24 घंटे के लिए. 24 घंटे बाद पानी से बाहर निकालो. उसके ऊपर क्रैक नहीं डेवलप होना चाहिए. अगर क्रैक डेवलप हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम चेंजेस मिल रहे हैं आपको सीमेंट के अंदर. यू आर फाइंडिंग द वॉल्यूम चेंजेस इन द सीमेंट, यानी आपका सीमेंट अनसाउंड है. तो अगर आप कंस्ट्रक्शन में यूज करोगे, वहां पर भी क्रैक डेवलप हो सकता है. तो मैं सैंपल को रिजेक्ट कर दूंगा वहीं पे. तो भले ही अपैरेटस नहीं है, बट स्टिल वी आर एबल टू फाइंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट. क्लियर है? नोट कर लो. तो सारी प्रॉपर्टी बता दी. एक स्ट्रेंथ टेस्ट बचा हुआ है, वो लास्ट में लिख दूंगा. दैट आई विल मेंशन इन द लास्ट. फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हाइड्रेशन हुई तो सीमेंट वार्म होगा, ये तो समझ में आता है. बट व्हाई इट शुड फील कूल? देखो, मतलब सवाल देखो कितने बढ़िया बढ़िया होते हैं कि अगर प्री हाइड्रेशन हुई तो सीमेंट का सैंपल वार्म होगा, पर अगर ये नहीं हो रही है तो सीमेंट का सैंपल कूल क्यों होगा? इसको समझाने के लिए सिंपल सा एग्जांपल. खाना कैसे खाते हो आप? गर्म खाना खाते हो
यही है ना, गर्म खाना खाते हो ना, तो फिर घर वाले बोलते हैं भैया जल्दी से खाना खा लो, अभी अभी लगवाया, नहीं तो खाना क्या हो जाएगा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। तो अब इस ठंडे का मतलब आपने क्या निकाला, इस ठंडे का मतलब ये निकाला कि उसका टेम्परेचर -40 हो जाएगा। कि सर गर्म तो समझ में आता है कि अभी अभी तवे के ऊपर से उतरा है, पर सर ये ठंडा हो गया बिना फ्रिज में रखे, ठंडा कैसे हो गया, ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। गरम अभी अभी तवे के ऊपर से रोटी उतरी है, ये तो समझ में आता है, पर सर खाना ठंडा हो गया ऐसे क्यों बोलते हैं घर वाले, फ्रिज में तो डाला ही नहीं हमने। तो बोला करो घर वाले को कि ऐसा मत बोलो खाना ठंडा हो जाएगा, ऐसे बोलना खाना नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा तो बोलते नहीं, मेरे ख्याल से सुना ही नहीं होगा आपने कभी कि खाना नॉर्मल हो जाएगा, आगे खा लो, ऐसा ही बोलते हैं ना, खाना ठंडा हो जाएगा। तो वैसे यहां पर भी बोला है कि इट शुड फील कूल। अब कूल का मतलब ये नहीं कि -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट under test must possess uniform gray color, uniform gray color। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट क्या बताया था, अभी गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट, गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट एक साथ चल रहा है, इसके लिए लाइन बना रहा हूं मैं, इतना टाइम नहीं है। गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट should feel smooth when rubbed in between the fingers, in between the fingers। Next point of reference, the given sample of cement should feel cool and not warm। Next point of reference, the given sample of cement should be free from what? Should be free from air set lumps, वो लम्स जो सीमेंट की हवा की सेटिंग की वजह से हुए हैं, हवा में जो पानी है उसकी वजह से, तो एयर सेट लम्स, लम्स लिख सकते हैं यहीं पे। चलो आ गया यहीं पे, फ्री फ्रॉम द एयर सेट लम्स। ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट मस्ट, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट must settle, must settle after some time and not float when thrown in bucket of water, when thrown in bucket of water। ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दी। नेक्स्ट next we can say a thin paste of cement, a thin paste of cement must feel sticky in between the fingers, in between the fingers। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट टेस्ट क्या बताया था, a thick faster of cement,
A thick faster of cement. A thick faster of cement over glass plate. Over glass plate. When immersed in water. When immersed in water for 24 hours. For 24 hours. Must set and should not show any sign of or should not show cracks over its surface. Cracks over its surface. Cracks over its surface. ये लास्ट पॉइंट बताया था आपको. तो जितनी चीजें बताई हैं सारी मेंशन कर दी हैं. Whatever points we have discussed. Not skip हो गया. कहाँ हो गया not skip? Must set should not. In last point लिखा तो है not. Crack में should not show. Third last point. And not float. Noted? तो ये सारी चीजें पीछे बता दी थी. एक स्ट्रेंथ टेस्ट बचा हुआ है हमारा. ओनली स्ट्रेंथ टेस्ट इज बीइंग लेफ्ट. वो देख लेते हैं आगे. तो स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए मोल्ड बनाना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. Next point says prepare a block of 25 into 25 into 200 mm cube. So prepare a block of 25 into 25 into 200 mm cube from the given sample of cement. From the given sample of cement. From the given sample of cement. Immerse it in water for 7 days. Next, remove the sample. Remove the sample from water and place it over the supports. Place it over the supports 150 mm apart and apply center point loading of 340 Newton. Center point loading of 340 Newton. The sample must not show any sign of failure. Must not show any sign of failure. अब ये हमारा टेस्ट है पूरा. एक ही स्टेटमेंट में लिख दिया. Any sign of failure under this load. इसको स्ट्रेंथ टेस्ट भी बोला जाता है. This is also termed as strength test. भाई लिखने देते नहीं हो. जब लिख रहा था तो पीछे कर देते हो. पीछे पेज किया 150 mm क्या है. खुद ही देखो अभी बनाता पूरा एक्सप्लेन करता. वो तो लिखने नहीं दिया, एक्सप्लेन करने नहीं दिया. सर पीछे वाला पेज दिखा दो. पीछे वाले पेज पे आया सर 150 mm क्या है.
हो गया? नोट कर लिया? चलिए देखिए ये टेस्ट क्या बोल रहा है। ये टेस्ट बोल रहा है कि एक ब्लॉक बनाओ सीमेंट का जिसकी साइज कितनी है, जिसकी साइज है 25, 25 और 200 mm। तो मैंने दो व्यू दिखाए हैं आपको ब्लॉक के। टू व्यूज ऑफ द ब्लॉक आर बीइंग शोन टू यू। तो तीनों व्यू में, दोनों व्यू में तीनों डायमेंशन आ गई है। इन टू व्यूज ऑल थ्री डायमेंशंस आर देयर। पहला है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, दूसरा है क्रॉस सेक्शन। तो लंबाई है 200 mm, विड्थ है 25 mm, हाइट है 25 mm। तो आ गया 25 mm बाय 25 mm बाय 200 mm। ये ब्लॉक बनाओ सीमेंट से, इसको पानी में डालो 7 दिन के लिए। 7 दिन बाद इसको बाहर निकालो। 7 दिन बाद इसको बाहर निकालो और सपोर्ट्स के ऊपर रख दो। कीप इट ओवर दी सपोर्ट्स, कीप इट ओवर दी सपोर्ट्स। तो सपोर्ट के ऊपर रखा। सपोर्ट के बीच की दूरी कितनी है? 150 mm। तो ये सपोर्ट के बीच की दूरी है 150 mm। तो दिस इज 150 mm। अब इसके ऊपर सेंटर पॉइंट लोड लगाओ। अप्लाई दी सेंटर पॉइंट लोड। सो सेंटर पॉइंट लोड लगाया कितना? सेंटर पॉइंट लोड लगाया 340 न्यूटन। जब आपने ये लोड लगाया, इट शुड शो नो साइन ऑफ फेलियर। फेलियर कहाँ मिलेगा? बॉटम सरफेस पे। तो उसके बॉटम सरफेस पे कोई क्रैक डेवलप नहीं होना चाहिए। क्यों? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन है। टेंशन में फेल होगा। मैक्सिमम टेंशन आपको मिलेगी बॉटम मोस्ट फाइबर पे। तो बॉटम मोस्ट फाइबर पे सैंपल को उठा के देखना, कोई क्रैक डेवलप नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक डेवलप हो रहा है इसका मतलब हमारे सीमेंट के अंदर मिनिमम स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो कितनी स्ट्रेंथ है वो नहीं पता चलेगी आपको, उसके लिए तो लैब टेस्ट ही करना पड़ेगा। ये टेस्ट आपको बस ये बता देगा कि जो सीमेंट का सैंपल आपने टेस्ट किया है उसमें मिनिमम स्ट्रेंथ भी अवेलेबल नहीं है। डायग्राम इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बनाया है। फील्ड में 340 न्यूटन का लोड कैसे लगाते हैं प्रैक्टिकली? इसके ऊपर 10 ईंटें रख देते हैं। वी सिंपली प्लेस 10 ब्रिक्स ओवर इट। तो एक ब्रिक का वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलो। तो 10 ईंटें उठाते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं, तो हो गया 340 न्यूटन। तो अब जाके सारे फील्ड टेस्ट खत्म हुए। नाउ ऑल द फील्ड टेस्ट आर फिनिश्ड। सबको करने में टाइम बहुत कम लगता है, पर समझने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। उसका आइडिया लग गया होगा पीछे वाले टेस्टों से। हो गया? चलिए नेक्स्ट ऑफ द कैटेगरी, पहला है फील्ड टेस्ट। क्लास ड्यूरेशन बहुत कम है, आओ प्लस पे आओ। 5 घंटे क्लास होती है वहां पे मेरी। आ जाओ गेट ईएससी में, 5 घंटे क्लास होती है वहां पे। So next is what? B. Lab test. So next is lab test. इसके पीछे का भी जानकारी दे दी। इसके पीछे जानकारी क्या दे दी कि लैब टेस्ट हम करेंगे किसके लिए? लैब टेस्ट हम करेंगे टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, टू चेक द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। अब कौन कौन से लैब टेस्ट है? सेम पीछे वाले लैब टेस्ट है। कहने का मतलब है एक एक टेस्ट जो आपने पीछे परफॉर्म कर रखा है प्रॉपर्टी को निकालने के लिए, वो सारे के सारे टेस्ट यहाँ पर भी आ जाएंगे। जैसे उठाता हूँ पहला टेस्ट, कम से कम एक टेस्ट तो करते ही हैं आज, 5 मिनट है। सो फाइनेस टेस्ट। तो पहला टेस्ट उठाया इस कैटेगरी का। अब फाइनेस टेस्ट नाम क्या बता रहा है? नाम ये बता रहा है कि इस टेस्ट को मैं परफॉर्म करके सीमेंट की फाइनेस निकालूंगा। एक्सपेक्ट अ प्रॉब्लम ऑन दिस फाइनेस टेस्ट। अब जितने भी पीवाईक्यू कराए मैंने, हर साल एक सवाल मिला है इस फाइनेस टेस्ट के ऊपर। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करके क्या निकालूंगा? सीमेंट की फाइनेस निकालूंगा। सीमेंट की फाइनेस क्या बताएगा? सीमेंट की फाइनेंस मुझे ये बताएगा कि सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है।
सीमेंट की ग्राइंडिंग किसे कंट्रोल करती है? उसकी साइज को कंट्रोल करती है। साइज क्यों पता करना चाहते हो? क्योंकि वो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया को। स्पेसिफिक सरफेस एरिया की क्या रेलेवेंस है? ये रेलेवेंस है कि हमारा जो पानी है वो सीमेंट से रिएक्ट उसके सरफेस एरिया पे करता है। तो अगर मेरे पार्टिकल की साइज छोटी कर दी, स्पेसिफिक सरफेस एरिया मिलेगा ज्यादा, रेट ऑफ हाइड्रेशन मिलेगी आपको ज्यादा, और जैसे ही हाइड्रेशन की प्रोसेस में चेंज आया, आगे सब कुछ बदल जाएगा। कैसे? अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा, रेट ऑफ सेटिंग आपकी जल्दी हो जाएगी, जल्दी सेट कर जाएगा सीमेंट। रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगा, रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन आपको ज्यादा मिलेगी, रेट ऑफ एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन आपको ज्यादा मिलेगी, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब सारी प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ही किसके ऊपर है? रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट आपको ज्यादा मिलेगी। कहने का मतलब है हमारा सीमेंट जल्दी हीट इवॉल्व करने लग जाएगा। इसका मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है वो डिपेंडेंट हाइड्रेशन के ऊपर थी, और आपने हाइड्रेशन को ही क्या करा दिया? एक अलग रेट पे कराया। ज्यादा भी हो सकती है रेट, कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा फाइनेस कैसी है। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? फाइनेस टेस्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दिस वी गो फॉर दी फाइनेस टेस्ट। ये चीज आपने फील्ड में कैसे करी? ये चीज फील्ड में कैसे करी थी? उसको रब किया था फिंगर के बीच में, और ये पता किया था कि ये स्मूथ है या नहीं है, वेदर इट इज बीइंग स्मूथ और नॉट। तो लिख देते हैं कि भैया ये टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं। पहली चीज तो यही पूछता है इसमें से। सो दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड, this test is performed in order to check the this test is performed in order to check the grinding of the cement, in order to check the grinding of the cement, which in turn controls the following, which in turn controls the following. अब इतनी सारी चीजें डिपेंडेंट है, कंट्रोल्स दी फॉलोइंग। कितनी सारी चीजें डिपेंडेंट है? which in turns controls the following. पहला, रेट ऑफ हाइड्रेशन। दूसरा, रेट ऑफ सेटिंग। तीसरा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। चौथा, रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट। पांचवा, रेट ऑफ एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। नेक्स्ट, छठा, रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन, रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन। अब इतनी सारी चीजें हैं जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? All these factors are dependent upon our hydration process. अब कैसे करते हैं टेस्ट वो तो देखेंगे आगे, तो मेंशन कर देता हूं। इट कैन बी डन एज फॉलोज। ये सारे पॉइंट्स पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ऑल दीज पॉइंट्स आर बीइंग आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? कोई पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? एल्कली एग्रीगेट, हाँ एल्कली एग्रीगेट। एल्कली एग्रीगेट क्या? स्पेसिफिक सरफेस एरिया, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं सीमेंट के उन सबका सरफेस एरिया जोड़ दो, उसको हम बोल देंगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया। पर ध्यान रखना कि आपको जो क्वांटिटी रखनी है सीमेंट की वो हमेशा फिक्स रखनी है। तो अगर मेरे 2 सैंपल है सीमेंट के, ये है 2 सैंपल सीमेंट के, ये भी मैंने 10 ग्राम उठाया, ये भी मैंने 10 ग्राम उठाया, दोनों की क्वांटिटी सेम रखी, इसके सारे पार्टिकल्स का सरफेस एरिया निकाला,
इसके सारे पार्टिकल्स का सरफेस एरिया। तो क्वांटिटी सेम रखते हुए पार्टिकल्स का जो आपने सरफेस एरिया निकाला है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। एरिया सेम रहेगा, एरिया ज्यादा, ये लिखते पता नहीं क्या है। एक तो एग्रीगेट का साथ रिएक्शन पहला लेक्चर देखो, की पॉइंट रिपीट कर दो, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन बढ़ जाएगी। भैया हाइड्रेशन की रेट ज्यादा है, सीमेंट के अंदर ही तो एल्कली है, सीमेंट के अंदर एल्कली है, एग्रीगेट से रिएक्ट करती है कहां पर, सरफेस पे ही। सारी रिएक्शन पानी पे चल रही है, एवरी रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ओवर द सरफेस। तो पानी भी सीमेंट से सरफेस पे रिएक्ट कर रहा है, एग्रीगेट भी सीमेंट से सरफेस पे रिएक्ट कर रहा है, सीमेंट के पार्टिकल के अंदर एल्कली है। पहले लेक्चर में एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन बताया था, कैंसल ऑफ सीमेंट, तो वही लिख दिया भैया, रेट ऑफ एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन बढ़ जाएगी। नोटेड। अब टेस्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं कल। कल आपका टेस्टिंग भी खत्म हो जाएगा। टुमारो आई विल फिनिश विद दिस टेस्टिंग। चलिए, थैंक यू एवरीवन।